तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सिराज खान। और भाई आज हमारे धीरज भाई हैं, आज की वो आगे खड़े हैं पुलिस वाले, और देख लो इसको। तो गाइस आज एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे थंबनेल तो देख ही लिया होगा, टाइटल भी देख ही लिया होगा। इस बाइक के बारे में कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, लमसम 9 पॉइंट्स के आसपास, या फिर उसमें प्लस माइनस भी हो जाएगा वो तो बोलते बोलते, और वो लमसम 4 या 5 पॉइंट्स के आसपास हमने इसके बनाए हैं कॉन्स। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक कैफ़े आता है, थ्रॉटल कैफ़े, तो वहाँ जाके थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स लेते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा थंबनेल में और टाइटल में, आज हम अपनी TRK 502 का एक रिव्यू करना चाह रहे हैं। रिव्यू इन द सेंस मैं इसके सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी इसके बाद भी कोई वीडियो रखेंगे अगर आप लोगों की डिमांड आती है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू बनाओ तो वो भी मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ हम प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि मुझे इसको लेके 2 साल कुछ महीने हो गए हैं, लाइक मैंने 2020 जनवरी में मैंने ये बाइक ली थी और अभी 2022 चल रहा है, तो इसको 2 साल से ऊपर हो गया। लेकिन हाँ, 2 साल के हिसाब से मैंने चलाई नहीं है, लेकिन इतनी चला ली है कि मैं एक अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ आप लोगों को। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हम इस पहले प्रो से चलेंगे, फिर उसके बाद कॉन्स पे जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट इस बाइक का सबसे बढ़िया जो हमें लगती है वो लगता है इसका साइज, जिसकी वजह से मैंने ये ली थी। मेरे पास काफ़ी ऑप्शन थे उस टाइम पे, मेरे पास वर्सेस 650 थी और भी काफ़ी ऑप्शन थे, बट एडवेंचर मोटरसाइकिल्स में यही आई गेस 2 ऑप्शन थे कि वर्सेस 650 और TRK 502। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो वर्सेस भी अच्छा खासी बड़ी है, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते उसको छोटी है, लेकिन हाँ इसके सामने अगर देखो तो थोड़ा बहुत छोटी लगती है। और अगर इसका आप एक्स वेरिएंट ले आओ, एक्स वेरिएंट ये है इसका, तो ये एक ऑफ रोडर कह सकते हो इसको, कंप्लीट ऑफ रोडर। और जो हमारे पास है 502 वो एक रोड गोइंग मोटरसाइकिल है। तो सबसे पहले इसका साइज इस प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल मल्टी स्ट्राडा की तरह दिखती है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस दो तो मल्टी स्ट्राडा की तरह दिखती है दूर से, अगर लुक वाइज बात करो। और दूसरी चीज़ के एक पब्लिक अट्रैक्शन इस बाइक का बहुत ज़्यादा आता है। पब्लिक जहाँ भी जाओ सबसे पहले इसी को देखते हैं। मेरे पास ग्रुप में पहले वर्सेस भी थी काफ़ी, तो ग्रुप वाले भी चलते थे साथ में, लेकिन लोगों का मेन अट्रैक्शन यही था। दूसरा हम इसका पॉजिटिव पॉइंट लेके चलें तो इसमें हमें जो प्री इंस्टॉल्ड एक्सेसरीज मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्लस पॉइंट हो गया इसका। इतनी प्राइस रेंज में आपको मिलते हैं नकल गार्ड्स, आपको क्रैश गार्ड मिलता है इसमें एज एन स्टैंडर्ड, और जो काफ़ी स्टर्डी है जैसे कि देख सकते हो आप। और इसमें हमें रेडिएटर ग्रिल एज स्टैंडर्ड मिलती है, जो कि अगर आप आफ्टर मार्केट खरीदोगे तो कम से कम 10 से 15 हज़ार की तो आती है, एटलीस्ट 10 हज़ार की, या चलो 7 हज़ार की तो आती है अगर इन लोकल वाली भी लो तो एक तो रेडिएटर ग्रिल, क्रैश गार्ड और नकल गार्ड्स, और सबसे मेन चीज़ टॉप रैक और सैडल स्टेज जो मिलते हैं। अगर आप बाकी किसी कंपनी से लेते हो, जीबी वगैरह से लेते हो, तो आपको कम से कम 20-30 हज़ार का खर्चा तो है ही टॉप रैक। और जो कि ऐसा होता है कभी कभी बोलते हैं लोग कि कंपनी से जो चीज़ मिलती है वो कभी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। मैंने इस पर टूरिंग भी करी है, मैंने पैनियर्स भी लगाए, पैनियर्स की वीडियो ऊपर आ जाएगी। मैंने पैनियर्स जब खरीदे थे तो टॉप बॉक्स भी मैंने खरीदा था, तो मैंने मैक्सिमम लोड में लेके चला हूँ, जितना मेंशन किया जाता है उससे 20-20 किलो ज़्यादा लेके चला हूँ, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा लगेज कहीं से हिल रहा है या कुछ हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फ्रॉम बेनेली। बाइक में हमें एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर विच इज़ 10 वॉट, विच इज़ वेरी गुड। आई एम यूजिंग एन iPhone 13 Pro, और इसको चार्ज मतलब मैं अगर 10-15% से घर से लेके चलूँ तो इट टेक्स अराउंड 1 आवर भी नहीं, 50 मिनट्स के आसपास में फ़ोन मेरा फुल हो जाता है व्हेन आई एम यूजिंग GPS। अभी ये सोच लो कि काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट देता है। तीसरा हम इसका पॉइंट लेके चलें तो इसका एग्जॉस्ट नोट, मतलब ये समझो कि बाइक तो ये पैरेलल ट्विन है या इनलाइन 2 जो भी कहोगे, बट इसकी साउंड ऐसी आती है, एटलीस्ट ये इनलाइन 3 तो लगती है, और इन कुछ लोग इसको इनलाइन 4 भी कहते हैं। साउंड ही है कुछ ऐसी, आप एक बार सुन लो। तो कैसी लगी साउंड? चलो साउंड पे एक लाइक दे दो वीडियो पे, और सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो।
तो हम इसका फोर्थ पॉइंट जो लेके चलते हैं वो है हमारा सीट हाइट। एक्चुअली आई एम 5'8" और मेरे पैर इस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाते हैं, आप जैसे देख सकते हो। और इसकी सीट हाइट अगर हम ऑन पेपर लेके चलें तो इट्स 800 mm, विच इज़ वेरी फाइन एट माई हाइट। मतलब अगर आप 5'5" हैं, 5'6" हैं तो भी ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप वेरी इजीली चला सकते हो। हाँ, जो एक्स वेरिएंट है उस पे मेरे भी पैर नहीं आते हैं, तो अगर आप इफ़ यू आर 6 और अबव देन इट्स फाइन फॉर यू। अगर आप 5'11" भी हो तब भी चलेगा, वो उस पर कंफर्टेबल होगा। बट मेरा क्या है, थोड़ा बहुत टोज टच होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इतनी भारी बाइक है प्लस लगेज वगैरह भी रहेगा और टोज टच होंगे, कहीं पे नीचे हुआ तो गई बाइक पूरी गिर जाएगी। फिफ्थ पॉइंट हमारा इसका है कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स। कंफर्ट की बात करूं तो आप सीट देख सकते हो उसकी कैसी सॉफ्ट, एकदम जेल की तरह सीट है। और जैसे जैसे ये होता है ना कि आप बाइक पे बैठते हो तो बाइक पे बैठने की वजह से काफ़ी देर अगर आप बैठे रहते हो तो सीट ना स्टिफ हो जाती है, मतलब आपके लिए वो स्टिफ लगने लगती है। बट इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने 200-300 किलोमीटर आराम से चलाई है वन गो, मतलब बीच बीच में ब्रेक तो लिए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े थोड़े से ब्रेक लिए, बस उतरा, हेलमेट उतारा, बस उतना ही। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा भी नहीं है कि मैं जस्ट ऐसे ही जीन्स वगैरह पहन के चलाता हूँ, मैं जीन्स उसके ऊपर से राइडिंग पैंट, तो आप सोच लो कितना ज़्यादा। हाँ, गर्मी में भी चलाइए, सर्दी में भी चलाइए, दोनों जगह चलाइए, तो इट्स वेरी फाइन, वेरी कंफर्टेबल। यू आर नॉट गोइंग टू गेट टायर्ड इवन आफ्टर 300 किलोमीटर्स इफ यू आर अ राइडर। और एर्गोनॉमिक पोजीशन की हम बात करें तो देखो कैसे एक ट्रायंगल बन के आता है इसमें, दो कि आपके बैक को भी रेस्ट देता है और आपकी बैक को स्ट्रेट रखता है, आपके हाथ को भी स्ट्रेट रखता है, आपके हाथों पे बिल्कुल लोड नहीं आने देता। तो ये मैं इसका एक पॉजिटिव पॉइंट कह सकता हूँ। तो हम 6 पॉइंट की बात करें तो मुझे इसकी सबसे बढ़िया लगती है क्रूजिंग स्पीड। तो जैसे कि मैं सबसे पहले मैं RS 200 चलाता था। RS 200 की अप्रोक्सीमेटली स्पीड अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो 80, 85, 90 मैक्सिमम उस बाइक में है। अगर आप 100 चलते हो तो वो इकोनॉमिकली बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर मैं आया GT 650 पे, कॉन्टिनेंटल GT 650, उसमें भी क्रूजिंग स्पीड अच्छी है, 100-110 आप इजीली कर सकते हो। बट वही है कि विंड ब्लास्ट वगैरह आपको बहुत लगता है एज इट इज कैफे रेसर। और अगर आप दूसरी वाली देखो तो वो स्ट्रीट बाइक है, टूरर भी उसको कह सकते हैं। फिर बट जब मैं जैसे ही TRK पे आया तो सबसे पहले मैं बता दूं इसकी जो पावर है ना वो लो रेंज में और मिड रेंज में आती है, हाई रेंज में ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाई एंड एकदम रेड लाइन करके भगाऊं तो इट्स नॉट फॉर दैट। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, अगर आप 60 की भी स्पीड से चल रहे हो, अगर आपका 6th गियर है और आपको ओवरटेक करना है तो यू डोंट नीड टू डाउन शिफ्ट एट ऑल, आप सीधी तरीके से आराम से ओवरटेक कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो मैं ये ओनरशिप रिव्यू में जरूर बताऊंगा, ये करके जरूर दिखाऊंगा आपको कि 6th गियर में 60-70 की स्पीड में आराम से ओवरटेक कर सकते हो। तो ये बाइक आराम से 100 से 110 बहुत आराम से चलती है। अगर आप 120 पुश करोगे तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हैंडल बार में और फुट पैक्स में जरूर आती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि 100 to 110। 7th पॉइंट हम इसकी बात करें तो इसकी टैंक कैपेसिटी विच इज 20 लीटर्स, विच इज मोर देन इनफ। अगर आप 20 लीटर्स फिल करते हो तो आपकी रेंज अराउंड 500 to 600 किलोमीटर आराम से हो जाती है, आपको कोई जरूरत नहीं है पेट्रोल पंप ढूंढने की। 8th पॉइंट हम इसकी बात करें तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी बात करो, देखो ये वाली बाइक को, एडवेंचर बाइक को आप शहर में तो चलाओगे नहीं, तब भी अगर चलाते भी हो, मैं एक एवरेज बता देता हूँ आपको, ये शहर में देती है 18-22, विच इज नॉट बैड फॉर अ 500cc पैरेलल ट्विन इंजन। मेरे पास GT 650 भी है बट वो थोड़ा सा कम देती है इसके कंपैरिजन में। इसका तो चलो वेट भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, प्लस लगेज भी अगर मैं डाल दूँ ना और मैं इसको कॉन्स्टेंटली 90-100 चलाऊँ तो ये आराम से 22-27 आराम से देती है। और अगर लगेज ना हो और आप 75-80 भी चल देते हो तो ये 30+ देती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दिस बाइक। मतलब अगर आप 6 लाख रुपए की एडवेंचर बाइक ले रहे हो तो 30 kmpl इज वे डिफरेंट। तो हम 9th पॉइंट की बात करें तो इसका स्टेबिलिटी हाईवे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेट। इट वेज अराउंड 235 kgs ऑन पेपर और उसमें फिर 20 लीटर्स का पेट्रोल भी डल जाता है तो मतलब 255-260 आराम से वेट जाता है बाइक का, फिर प्लस आपका भी वेट, तो वो वही है कि 300 के ऊपर हो जाता है। तो इसमें हमें टायर प्रोफाइल जो मिलती है फ्रंट वाले में वो मिलती है 120/70 R17 आई गेस, जो कि सेम एग्जैक्टली हायाबुसा का टायर आता है और रियर टायर की बात करें तो उसमें 160/60 R17 जो कि हायाबुसा में नहीं आता है जस्ट जोकिंग। तो उसकी वजह से टायर जो है वो एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करता है जैसे एक हैवी व्हीकल चल रही है हाईवे के ऊपर, और बाइक इतनी स्टेबल चलती है, बाइक का वेट ज़्यादा है। आप मैन्यूवरिंग में शायद आपको नए अगर आप हैं तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार बाइक अगर चल गई और वो 10 की स्पीड उसने पकड़ ली तो बाइक इतनी स्टेबल और इतनी लाइट वेट हो जाती है कि फिर कोई भी उसको कंट्रोल कर सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। ऐसे मैं पहले RS 200 चलाता जैसे मैंने बताया, और फिर उसके बाद GT ली, मतलब ये कि मैंने हल्के हल्के अपना वेट बढ़ाया बाइक्स का,
तो 10th पॉइंट की, जैसे मैंने बोला था कि 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आया कि 10th पॉइंट इसका पॉजिटिव पॉइंट है, हमें इसमें 5 साल की वारंटी मिलती है कंपनी से। लोग कहते हैं कि इसका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू आर गिविंग, अगर आप 6 लाख की बाइक ले रहे हो तो यू कैन गिव 12,000 अ मंथ, मतलब 1,000 रुपये एक महीने के तो बनते हैं। मतलब इसकी 6 महीने में एक सर्विस होती है 6,000 किलोमीटर पे, 6,000 किलोमीटर या 6 महीने विच एवर कम्स फर्स्ट, तो उसमें कॉस्टिंग अराउंड आती है 5,500, 5,600, 6,000 भी चली जाती है वो एडिशनल अगर आप कुछ कराते हो तो। मतलब नॉर्मल सर्विसिंग में 5,500, 5,600, बाकी अगर आप कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो, क्लच या ब्रेक पैड्स, तो फिर चाहिए होगा। मैंने अराउंड 9,000 किलोमीटर चला लिया, लेकिन अभी तक मेरे ब्रेक पैड्स आगे वाले और पीछे वाले सब 60% के, 60 या 80% के आसपास ही हैं, बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ है। क्लच भी मेरा एक्सीलेंट काम कर रहा है, बस उसमें एडजस्टमेंट होती रहती है, वो ठीक चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत होती है वो तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, इतना तो मुझे चीज़ मैकेनिकली ये सब चीज़ें मैं इतना इन्वॉल्व हूँ, तो क्लच एडजस्टमेंट ये सब चीज़ें मैं खुद ही करता रहता हूँ। बाकी कुछ नहीं छेड़ा बाइक में। हाँ, एडिशनल लाइट ज़रूर लगाई है मैंने, लेकिन वो भी कोई वायरिंग में कट नहीं किया, कुछ नहीं किया। चलिए, ये तो हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट्स में। तो नेगेटिव पॉइंट्स में मैंने सिर्फ 4 या 5 ही पॉइंट्स रखे हैं। पहला डीमेरिट इसका कह सकते हैं वेट, क्योंकि मुझे नहीं लगता, वो खैर लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये वेट इसका ज़्यादा है। 235 फॉर एन एडवेंचर बाइक इज नॉट रियली बैड। टाइगर से हाँ 15-20 किलो ज़्यादा है, लेकिन चलेगा, उतना तो चलता है यार। दूसरा इसका डीमेरिट है पावर लॉस। पावर लॉस, ये 500 सीसी पैरेलल ट्विन है, 47 bhp प्रोड्यूस करती है विद 46 Nm टॉर्क, तो थोड़ा बहुत कम है। वर्सेस में देखो तो 69, वो सब उसमें 10-15 उसमें bhp ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। इंडियन रोड्स के लिए इसमें परफेक्ट पावर है। इसका डीमेरिट है पावर लॉस, बस इसमें उतनी ज़्यादा जितनी आवाज़ आती है ना, उससे ज़्यादा उस हिसाब से पावर नहीं आती। तीसरा इसका पॉइंट है फिट एंड फिनिश। ये भी लोगों ने बोला है, बट मुझे इस बाइक में कहीं भी नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर स्विचेस में मुझे लगता है थोड़ा सा चंकी प्लास्टिक है और मतलब नॉट एज गुड, बट हाँ वो BS6 में अब इन्होंने ठीक कर दिया है। फोर्थ इसका पॉइंट, जैसे लोग बोलते हैं गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब गियर शिफ्टिंग आर वेरी स्मूथ। अगर आप अपना क्लच सही से एडजस्ट कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लच में थोड़ी बहुत जर्किंग आती है, वो तो देखो फर्स्ट गियर लगाने में खटक से तो हर बाइक में आवाज आती है, इसमें भी आती है, लेकिन सेकंड, थर्ड या न्यूट्रल शिफ्ट करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाइस ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। 5वां पॉइंट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको, मेंटेनेंस का है। लोग बोलते हैं डीमेरिट है इसका, मेरे हिसाब से वो डीमेरिट नहीं है। मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना और उसको ऑल पे कर देना। एक्चुअली क्या हुआ है, जब से ये बेल आइकन वाला आया है ना, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो बेल आइकन दबाना ही भूल जाते हैं। तो जरूर से बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी वीडियो में कमी हो या फिर आपको कुछ भी रिक्वेस्ट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यू नो द ड्रिल, राइड सेफ, राइड स्मूथ, बाय बाय, टेक केयर।